नमस्कार, स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि सरकार कैसा बजट पेश करने वाली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीब, मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं की बात की। इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले की बात की। इससे लगता है कि इस बार का बजट इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो आज हम पीएम मोदी के इशारों को समझने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदों का बजट होने वाला है, किस तरह का बजट रहेगा। उसके पहले सुन लेते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। उम्मीदों भरा ये बजट रहेगा। सभी वर्ग की उम्मीदें हैं। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ किया कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प में एक और कदम आगे बढ़ाना है। चर्चा आज इसी पे करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश किया गया, जो बजट के एक दिन पहले पेश होता है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि आने वाले साल में जीडीपी ग्रोथ किस तरह से रहने वाली, तमाम चीजें बजट को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत करूंगी इस खास चर्चा में। शुरुआत देवदत्त जी आप से करना चाहूंगी कि ये तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का और ये पहला पूर्ण बजट होगा उनका तीसरे कार्यकाल का। हालांकि संबोधन में ये प्रधानमंत्री ने बताया कि 2047 तक का जो संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसमें एक और कदम होगा ये बजट। लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, हर वर्ग की उम्मीदें हैं। ये भी सरकार दावा कर रही है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें आने वाला है, जो कि हमेशा किया जाता है। हमेशा लोगों की उम्मीदें रहती है। कैसे देखते हैं आप आने वाले बजट को? देखिए, आम नागरिक या जनता बजट को बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है कि आएगा तो कुछ पिटारा खुलेगा सरकार का और हमारे लिए कुछ राहत मिलेगी। हालांकि जब चुनावी बजट होते हैं, जिस वर्ष में चुनाव होते हैं, तब तो बहुत लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं। लेकिन अभी देश के चुनाव तो अभी हुए हैं, तो अभी चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कई बार केंद्र सरकार राज्यों के चुनाव के लिए भी संदेश देती, जैसे अभी दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, एक तरह से मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। तो बजट तो हमेशा ऐसा देते हैं कि जिससे कि
जनता को कुछ राहत मिले। और चूंकि मोदी सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और वो लगातार जो 4 लोगों की, महिला, युवा, गरीब, इनकी जो बात वो करते रहते हैं, तो उसी पे केंद्रित होगा बजट, कुछ उनको राहत दी जाएगी। मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद है। एक जो बात चर्चा में चल रही कि 10 लाख तक का टैक्स फ्री हो सकता है कि उसका, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी 5 लाख है। मुझे लगता है कि कुछ चीजों में राहत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों में जो मध्यम वर्ग को महंगाई से परेशानी, उसको राहत मिलना चाहिए। और ऐसी योजनाओं के लिए बजट, ऐसी चीजों के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए जिससे मध्यम वर्ग, क्या होता है, मध्यम वर्ग बहुत परेशान होता है। बिल्कुल। गरीब के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं राहत वाली, उनको फ्री अनाज है, बहुत सारी चीजें हैं, आवास, पीएम आवास है, बहुत सारी। और अपर क्लास के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, टैक्स माफ हो जाए सब। लेकिन मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स पे ही है, और उसके लिए कोई राहत नहीं है। तो इस बार सरकार यदि मिडिल क्लास की तरफ ध्यान दे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अभूतपूर्व कदम होगा। सबसे ज्यादा यदि पिसता है 2 पार्टों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में, तो मिडिल क्लास पिसता है। इसकी तरफ जब तक ध्यान नहीं जाएगा तो वो जो सुदृढ़ता, वो जो आर्थिकी की चमक बाजार में, घरों में दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख पाती, क्योंकि यही मिडिल वर्ग ही है जो परेशान रहता है। तो संकेत तो प्रधानमंत्री ने दिए मिडिल क्लास का, उन्होंने उल्लेख भी किया है, तो उम्मीद यही की जाना चाहिए। और गरीबों की जो योजनाएं चली वो चलती रहे। और एक सबसे बड़ा जो युवाओं का बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है देश में, उस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अपना टैलेंट विदेश जा रहा है, उसको रोकें और उसको देश में ही ऐसे अवसर प्राप्त हों जिससे वो रोजगार के लिए उसको भटकना न पड़े, विदेशों में न जाना पड़े, इधर से उधर न जाना पड़े। तो एक ये भी बहुत बड़ा काम है। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र की, और कई राज्य जिस तरह से उनको राशि नगद दे रहे हैं, तो महिलाओं का तो बहुत कुछ फोकस हो चुका है सरकारों का। अब मुझे लगता है कि मिडिल क्लास और युवाओं पर फोकस करने की जरूरत है। किसानों के लिए भी बहुत उम्मीदें रहती हैं बजट से। तो कृषि को यदि लाभ का धंधा हम नहीं बना पा रहे अभी तक, लेकिन उसकी लागत मूल्य कम हो जाए, ऐसा कुछ जो कृषि उपकरण है, जो कृषि में उपयोग वाले, उन पर कुछ राहत दी जाए। जी प्रीसिता। बिल्कुल, योगी राज जी का रुख करूंगी। जिस तरह देवदत्त जी ने कहा कि हर वर्ग को उम्मीद है, हालांकि इशारा भी किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से कि मिडिल क्लास जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सब चीजों से, कि गरीबों के लिए सरकार योजनाएं चला देती है, अपर वर्ग के लिए बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पिसता है। और आम बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को ही होती है कि टैक्स पेयर में कोई राहत मिल जाए, उन्हें कोई ऐसी योजना आ जाए जिसका फायदा सीधे उनको मिल जाए, या महंगाई दर में थोड़ी कमी आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस इन दिनों हमारे देश में है, वो है रोजगार, जिस पर काम होना बहुत जरूरी है अगर विकसित भारत देख रहे हैं हम 2047 तक। तो योगी राज जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और मोदी जी का जो विजन पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, ये बजट भी उसी के आसपास रहेगा। वो जैसे नई चीजों पर जो ज्यादातर जो ध्यान देते हैं, युवाओं पर उनका फोकस है, और जो बार बार जो बात करते हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये मोदी जी के द्वारा ही दी गई, आगे लाई गई चीजें हैं। और ये बजट इन्हीं चीजों पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। रोजगार की बजाय मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि रोजगार पैदा करने वाले युवा बनने चाहिए। तो इस बात पर भी ज्यादा फोकस सरकार का रहेगा कि वो नए स्टार्टअप युवा कैसे शुरू करें, उसके लिए सरकार उनको कैसे लाभ दे। तो जो मुद्रा योजना जो उनकी है, जो युवाओं को लोन देने की जो राशि है, उसमें बढ़ोतरी मोदी सरकार करेगी, ताकि नए उद्योग शुरू करने के लिए कम ब्याज पर युवाओं को लोन मिल सके। तो एक तो इस बात पर फोकस करती है। बाकी मोदी बार बार जो एक बात करते हैं ज्ञान में, जो उन्होंने शब्द दिया है, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा, ये जो उनके जो टारगेट ऑडियंस जो उनकी है,
पर वो पूरा के पूरा वो फोकस रखेंगे। और अभी मुझे ऐसा लगता है चूंकि ये सरकार का पहला बजट है कि चुनाव तो है नहीं, केवल दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो इस बात को लेकर उन्होंने अभी एक सुगबुगाहट ये भी रही थी कि हम 7th 8th पे कमीशन की को भी लागू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी केवल एक घोषणा भर है, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, चुनाव में क्या लाभ मिलेगा, लेकिन इस दिशा में भी सरकार काम करेगी। और जो 10 लाख की सीमा की जो बात हो रही है, यदि ये हो, मुझे लगता नहीं कि हो, लेकिन यदि हो जाए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ मिडिल क्लास देखता है। और आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास पर लक्ष्मी जी आप कृपा बरसाए रखना। तो अब कितनी कृपा बरसती है सरकार की, ये कल मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये तो कल मालूम पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है। इसी के साथ चर्चा करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उन्होंने पेश की है। इसमें बताया गया है कि आगे साल में जीडीपी किस तरह से रहने वाली है। देवदत्त जी पहले कुछ टर्म्स बता देते, फिर उन पर हम चर्चा करेंगे। 2025-26 में 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान बताया है उन्होंने जीडीपी को लेकर। 23-24 का लेखा जोखा देखें तो महंगाई, रिटेल महंगाई जो है वो 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में यानी कि दिसंबर तक 4.9% हो गई। यानी कि चौथी तिमाही में महंगाई में भी कमी की उम्मीद है। इसके साथ सर्वे में यह भी कहा गया कि लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। FY 24 यानी कि पिछले साल का लेखा जोखा देखें तो स्थिति में सुधार हुआ है। और जिन चीजों में कमी आई, जैसे कि खराब मौसम और उपज को लेकर भी इस सर्वेक्षण में बातें सामने आई कि फसल को लेकर जो नुकसान हुआ है वो आने वाले समय में इसको भी कवर अप करने की बात आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आ रही है। देवदत्त जी देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए एक तरह से दिशा देने वाला होता है कि जैसे वो समझ सके कि क्या परिस्थिति है, कैसी योजनाएं बने, कैसे निर्णय लिए जाएं, जिससे जीडीपी बढ़े और देश में एक आर्थिक प्रगति का द्वार खुले। तो उम्मीद तो हमेशा जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह की जनसंख्या और दबाव है और जिस तरह से कई चीजों में उत्पादन में गिरावट आई, उसके कारण वो नहीं हो पाता है। जीडीपी यदि बढ़ाना है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि को ही लाभ का धंधा बनाने पे फोकस करना चाहिए सरकार को, और कर भी रही है सरकार। बहुत सारे किसानों को उसका फायदा भी हुआ है कि जो कर्जे लेते थे उनको प्रधानमंत्री से निधि मिलती है तो उसके कारण मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो संभावनाएं आर्थिक सर्वेक्षण में आई हैं, जो आईना दिखाया गया है, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जीडीपी की दर कुछ तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरह की कुछ योजनाएं खासकर पर्यटन, डेयरी और कुछ कृषि में और जिस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे इसका असर पड़ेगा और जीडीपी की दर बढ़ेगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही निवेश को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण में बातें सामने आई है। निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि निवेश पर फोकस करना होगा भारत में। सर्वेक्षण में कहा गया, योगीराज जी आपके पास आऊंगी, भारतीय बाजारों के सामने सबसे बड़ा जोखिम है अमेरिका से जुड़ा हुआ, उसमें करेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां के बाजारों से अगर हमको कनेक्टिविटी बढ़ानी है या फिर सामंजस्य बनाना है, समझौते करने हैं, तो ये चुनौती हो सकती है आने वाले समय में, जिस पर भारत को काम करने की जरूरत है। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। योगीराज जी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो क्या है कि पूरी दुनिया ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट में है, तो निश्चित तौर पर जो सात समुद्र पार हो रही एक्टिविटीज का असर भारत पर भी पड़ता है। तो अमेरिका में जो डेवलपमेंट है उसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और बल्कि आजकल तो नीतियां भी, जो पॉलिसीज जो बन रही है सरकार की तरफ से, वो ग्लोबल परिस्थितियों को ध्यान रखकर ही बनाई जा रही है। शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे विदेशों में हो रहे हैं। तो इस बात पर भी सरकार का फोकस रहेगा कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो। तो और दूसरा, यहाँ का जो खासतौर पर यहाँ का जो युवा टैलेंट जो बार बार छोड़कर बाहर जा रहा है,
कैसे इस युवा टैलेंट का उपयोग देश के लिए हो, इस बात पर भी सरकार फोकस करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो सरकार के जहन में ये बात जरूर होगी और उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट सामने आएगा। बिल्कुल, कई सारी उम्मीदें हैं मिडिल क्लास के, जिस तरह से निश्चित ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, क्या उम्मीदें हैं वो भी बताया जा रहा है। देवदत्त जी, आपका रुख करूंगी। तो लोग ये भी समझ रहे, फ्रीबीज योजनाओं का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि मतलब आप दे तो रहे हैं, आप दीजिए जिस भी योजना का लाभ आपको लोगों को देना है, लेकिन इससे कोई एक वर्ग प्रभावित ना हो। यानी कि आम जनता भी समझ रही है कि इससे समस्याएं हो सकती है। क्या लगता है आपको बजट में? और ये भी बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में बढ़ावा हो सकता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है, महिलाओं को लेके भी कोई विशेष पैकेज लाने की चर्चा हो रही है। तो फिर वो लोगों की चिंता बढ़ रही है कि किसी से लेके किसी को देना, ये कैसे सरकार मैनेज करेगी? बिल्कुल, सरकार को जब चुनावी वर्ष ना हो कम से कम, तब तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोक लुभावन घोषणाओं से बचे और इस तरह की जो फ्री बीज की होड़ अभी दिल्ली चुनाव में चल रही है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी योजनाओं पर फर्क पड़ता है। बजट के अभाव में राशि जो घोषणाएं की जाती है वहां पर ट्रांसफर की जाती है। अब जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के लिए 6.3 से 6.8 के बीच जीडीपी रहने की संभावना जताई गई है। एक तरह से एक स्थिर है, ये जो भारत ने स्थिर आर्थिक विकास किया है। लेकिन हमें यदि छलांग लगाना है और आगे बढ़ना है, तो इन योजनाओं से तो खासकर अब बहुत हो चुकी है प्रदेश में, अधिकांश लोग चर्चा भी करने लगे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को भी निराशा होती है जो बहुत मेहनत करते हैं और जो देखते हैं कि जो फ्री का बांटा जा रहा है, तो उनको फिर कई बार वो लगता है कि एक तरह से हम मेहनत कर रहे हो, हम ही टैक्स दे, हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं। तो ये संतुलन भी सरकार को बनाना चाहिए। और जिस तरह के अपने यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि उन पर काम किया जा सकता है और जीडीपी दर भी सुधारी जा सकती है, और योजना ऐसी बनाई जाए जिसे फ्री देने की आपको जरूरत ना पड़े। बहुत सारी घरेलू काम काज के उद्योग हैं छोटे छोटे, उनको महिलाओं को जोड़ा जाए, उनसे जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। तो जो सरकार का बजट है जो आप फ्री में देने में खर्च होता है वो बचेगा और वो विकास की योजना में, अन्य योजनाओं में लगेगा। तो भारत की तासीर को समझते हुए जो बजट है वो तैयार होना चाहिए कि हमारी जीडीपी कहाँ से ऊपर स्विंग करेगी, कहाँ उसकी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि यदि संतुलित बजट और एक ऐसा बजट जो लोगों को प्रेरित करे, तो जीडीपी भी बढ़ेगी और एक आम आदमी को राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, सरकार निश्चित ही रोजगार स्वरोजगार जैसी दिशा में काम कर रही है। चाहे फिर हम मुद्रा योजना जैसी बात करें, कौशल विकास को लेकर चलाई जा रही योजना, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन पैरेलली देवदत्त जी, माफ कीजिएगा, योगीराज जी के पास आऊंगे। ये फ्रीबीज योजनाओं की भी चर्चाएं खूब है, भार सरकार पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है तो निश्चित ही आम जनता पर भी पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्ग होता है उसके लिए सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है। अगर आप 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, या संकल्प ये लिया गया है, आप टर्म दे रहे हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का, तो ये कैसे संभव होगा? देखिए, ये निश्चित तौर पर फ्री ब्रीज को लेकर आम नागरिक उद्वेलित है, चिंता भी जताता है। लेकिन फ्री ब्रीज का मामला केवल एक पार्टी, एक सरकार के वश का मुझे नहीं लगता। इस पर सारे राजनीतिक दलों को यूनिवर्सली कोई प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके ये कंट्रोल होगा। वरना होगा ये कि आप यदि फ्री ब्रीज पर सख्ती करेंगे, इसी में आप चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि लोग तो ये है ना कि लोग ये देखते हैं कि भारत में तो चुनाव एक बोतल शराब की कीमत पर चुनाव हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये हमें ज्यादा दे रहे हैं तो इनको वोट देंगे। तो फ्री ब्रीज जो है बहुत बड़ी रिस्क हो गई है आजकल सरकारों के लिए। इसमें तो ये इसको बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सारे राजनीतिक दल किसी टेबल पर बैठे और वो तय करें कि हम में से कोई भी फ्री ब्रीज नहीं देगा, तो ये संभव है।
वरना एक पार्टी सख्ती करे और दूसरे लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं इस चीज का। बल्कि फ्री बीज को लेकर तो आप ये देखिए कि राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। कौन कितनी फ्री की घोषणाएं कर सकता है। दिल्ली चुनाव में देखो ना क्या हो रहा है। मतलब लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि भैया हम किसको वोट दें। यहाँ तो ऐसा खजाना लुटाया जा रहा है, ऐसी घोषणाएं की जा रही है, बिन मांगे मोती दिए बांटे जा रहे हैं लोगों को। कल्पना नहीं थी लोगों को कोई इतने सारे वादे जनता हमें इतनी सारी चीजें मुफ्त में मिलने जा रही है। तो ये जो मची हुई है राजनीतिक दलों में, तो ये राजनीतिक दल ही इसको निपटा पाएंगे। बाकी आप और हम एक चिंता जरूर जताएंगे। निश्चित तौर पर ये विकसित भारत की दिशा में कहीं ना कहीं खतरा जरूर है। ये देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है कि एक वर्ग से आप ये कहते हैं कि मेहनत करके वो टैक्स हमें दीजिए और दूसरी तरफ आप उनके टैक्स को आप मुफ्त में लौटा रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मुफ्त में सुविधाएं लेने वाले लोग क्या सीख रहे हैं उन चीजों से। मान लो सरकार आपकी गरीबी में मदद करती है या आपके संकट में आपकी मदद करती है, तो आप उस बारे में सरकार को क्या रिटर्न देने जा रहे हैं। बल्कि उससे जो हो रहा है कि आपकी आदतें और बिगड़ रही हैं और जनता वो जो लाभार्थी जो लोग हैं वो आलसी होते चले जा रहे हैं। आज फ्री बीज का सबसे बड़ा बैड इफेक्ट आपको गांव में आप चले जाइए, मजदूर नहीं मिलेंगे आपको काम करने वाले, और मिलेंगे तो लगातार 15 दिन काम करवा के देख लीजिए आप उनसे। क्योंकि उनको पता है कि उनका जो टारगेट है वो सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से पूरा हो रहा है। एक घर में आप 10-12 हजार रुपए मुफ्त के आ रहे हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी के बहाने हो, चाहे किसान निधि के बहाने हो, चाहे पेंशन के बहाने हो, या किसी न किसी के बहाने एक परिवार में 10 से 12-15 हजार रुपए मुफ्त का आ रहा है। तो जो पहले गरीब आदमी को, जो पहले दूसरे लोगों को एक एक पैसे के लिए जो मोहताज होना पड़ता था, वो आज स्थिति है ही नहीं। गांव का मजदूर अपनी शर्तों पे आपसे काम कर रहा है, अपनी शर्तों पर रेट तय कर रहा है। तो ये जो एकदम से फ्री बीज के चक्कर में लोगों की में एक जो अकर्मण्यता का जो भाव जनरेट हो रहा है, वो बहुत घातक है देश के। एक तरफ तो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि साहब 70 घंटे काम करिए, 90 घंटे काम करिए। दूसरी तरफ यहाँ आपको 8 घंटे में मजदूर नहीं मिल रहा काम करने को, जो लगातार 6-7-8 घंटे काम कर दे, और ज्यादा आप करेंगे तो आपका काम छोड़ के चला जाएगा। तो ये जो एक भेद पैदा हुआ है, इस भेद को राजनीतिक दल आपस में बैठकर मिटा सकते हैं और वो तय करें कि हमें से कोई एक लिमिट तय कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा, कि कोई भी राजनीतिक दल इससे ज्यादा एक योजना 2 घोषणाएं आप कर सकते हैं फ्री बीज की, और उसकी एक राशि तय कर दें कि इससे ज्यादा की राशि की आप फ्री बीज घोषणाएं नहीं कर सकते। तब इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। वरना तो एक कहेगा कि हम आपको इतने जमीन का टुकड़ा दे देंगे, उन्होंने कहा कि आप जमीन पे टुकड़ा दे रहे हो, आपको चांद पे टुकड़ा दे देंगे। तो ये जो होड़ है ये लगातार बढ़ेगी। इस पर राजनीतिक दल, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग मिलकर कोई डिसीजन लें, इन पर प्रेशर बढ़ाएं, तब इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। वरना देश विकसित भारत के सपने जरूर देखेगा, लेकिन ये फ्री बीज कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक ही साबित होंगी। बिल्कुल, अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो फिर रोजगार के लिए जो चीजें सरकार कर रही है वो उतना प्रभावी नहीं होगी ना लोगों को, अगर योजनाओं का लाभ मिलेगा। एक तरफ सरकार कह रही है हम रोजगार स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतनी योजनाएं चला रहे हैं, मुद्रा योजना हो या फिर कौशल विकास की योजना हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो, लेकिन दूसरी तरफ ये योजनाएं संचालित हो रही है जिसमें सीधा बेनिफिट लोगों के अकाउंट्स में पहुंच रहा है। देवदत्त जी, कैसे बनेगा 2047 तक विकसित भारत? क्या जरूरी है करने के लिए, क्या नहीं किया जाए, किस तरह से सरकार इस पर काम करे? संकल्प लिया है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होना समय इसमें लगेगा। 2047 हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम परिस्थितियां अभी देखें जिस तरह से काम हो रहा है, आगे बहुत काम करने की जरूरत है और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है या गरीबी रेखा को खत्म करने की बात हो, उसके बाद मिडिल क्लास पर हम आए, या फिर उसके बाद अपर वर्ग की हम बात करें, फिर उसमें महिलाओं की भी बात होती है, फिर उसमें युवाओं को रोजगार देने की भी बात होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने टारगेट तय किए हैं तो उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि आप बजट का सदुपयोग नहीं करेंगे, खैर उसको राजनीतिक भाषा में वो सदुपयोग भी मानते हैं फ्री बीज को, लेकिन जीडीपी हमारी बढ़ेगी कैसे, तरक्की कैसे होगा, विकास कैसे होगा, जब देश का प्रत्येक नागरिक
कर्मठ हो जाए, उसको काम करने के लिए उसके हाथ को काम मिले, अवसर मिले, देश के अंदर प्रतिभाओं को मौका मिले, तब जाकर देश कहीं तरक्की करता है। यदि हमारी प्रतिभाएं पलायन करती रहेंगी, हम फ्री चीजें बांटते रहेंगे, तो ना कर्मठता बचेगी, ना टैलेंट बचेगा। और फिर तो ऐसे ही की गाड़ी चल रही है कि जैसे कोई गरीब परिवार अपनी गृहस्थी चलाता है कि सुबह शाम आटे नमक की चिंता रहती है, ऐसी चलेगा फिर। लेकिन एक स्वाभिमान के साथ एक ऐसा परिदृश्य देश का बनाना है समृद्ध शक्तिशाली, तो उसके लिए सबको काम में जुटना पड़ेगा और सरकारों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम वोट की चिंता छोड़कर देश की चिंता करें और उन चीजों से बचने की कोशिश करें जिसमें बीच में बहस चली थी रेवड़ी कल्चर को समाप्त करने की, उस प्रतिस्पर्धा में शामिल ना हो। बिल्कुल ऐसा कोई काम ना हो जिससे आम जनता को नुकसान हो। हालांकि बजट देश का लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की कमी है। उम्मीद ही है कि अब कल जो बजट आएगा, सरकार जो पेश करेगी, उसमें क्या बड़े बदलाव होंगे और कितना फायदा देश की जनता को होगा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संकल्प है सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और ये बजट उसी में एक कदम आगे बढ़ाने का बात सरकार कर रही है। देखना होगा कितना बदलाव इस बजट से आने वाला है। फिलहाल बाखबर में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।